तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साउंड, जो कि क्लास हमने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में इसके जो कॉन्सेप्ट है 9th के कंपेरेटिवली थोड़ा सा एक एक्सटेंशन हुआ है चैप्टर ये। लेकिन बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास 6, 7, 8, 9 4-5 साल से लगातार ये आप चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको पता ही है कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि काफ़ी साल से चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, हमें ये भी पता है कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है ना। तो साउंड ट्रैवल कैसे करता है बोलो? साउंड का जो ट्रैवल होता है वो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए मीडियम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। इसलिए साउंड की जो वेव्स हैं, इसलिए साउंड की जो वेव्स है वो क्या है? मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल वेव है। क्यों मैकेनिकल वेव है? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अब वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वो मीडियम वाटर भी, लिक्विड भी हो सकता है, या वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। मीडियम चाहिए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। ठीक है ना। और इसकी जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। ट्रांसवर्स का मतलब आप इंटरनेट पे यूट्यूब में 3D देख लेना। मतलब जैसे स्प्रिंग कैसे होती है, दब रही है ओपन हो रही है, दब रही ओपन हो रही है, तो ऐसे दबेगी, फिर आगे धक्का मार के, ऐसे धक्का मार के आगे जाएगी वेव। देखो फिर हाथ देखो, ऐसे वेव्स आई, आगे धक्का मारी फिर आगे गई, फिर धक्का मारा फिर आगे गई। इस तरह ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये। ठीक है ना। और फिर लॉन्गिट्यूडनल हो जाती हैं इसमें। देखो, if the vibration of a medium particle are along the direction of propagation of the wave, thus the forming compression and refraction of the medium, and the wave is called longitudinal wave. Example, sound wave in air and solid, air in solid liquid, ये the longitudinal wave travel in solid liquid as well as in gas. On the other hand, the medium particle vibrate normal to the direction of propagation of the wave, forming crest center. The wave is called transverse wave. ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल तो भाई जो डेटा तुम्हारा जा रहा है, जो साउंड जा रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जा रहा है। लेकिन इसका आप जब आप ग्राफ बनाओगे, इसका जो ऐसे कुछ इस तरह बनता है, अगर हम ग्राफ में ये करें, रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, अगर इसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये कौन सी वेव हो गई? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। कौन सी वेव हो गई? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होंगी। और जो वाइब्रेशन होगा मीडियम में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, दैट्स द फॉर्मिंग द कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन होता है। कैसे होता है कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन? देखो ऐसे, यहाँ पे थोड़ा ये रहेगा, कॉम्प्रेस रहेगा, फिर इसने कॉम्प्रेस धक्का दिया, ये आगे, फिर ये कॉम्प्रेस हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट को बोलेंगे कॉम्प्रेशन। क्या बोलेंगे? और ये जो पार्ट है जो हल्का हुआ, धक्का, देखो धक्का दिया, ऐसे धक्का दिया तो ऐसे दूर गया ना, ये तो रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? हाँ, ये थोड़ा दूर दूर हो गया, रिफ्रैक्शन, सॉरी रेयर फैक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, रेयर फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, रेयर फैक्शन हो जाएगी, ये कॉम्प्रेशन हो जाएगा। सही है। सो ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल इन ए गैस without any change in heat content the medium. The speed v of a longitudinal wave in a gaseous medium of density at a pressure p is given है। ठीक है, अगर गैस की हम बात करें, गैस में डेंसिटी है, प्रेशर है, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना? वेलोसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला एक होता है गामा पी बाई डी। ये जो गामा है ये स्पेसिफिक हीट रेशियो है, ये प्रेशर है और ये डेंसिटी है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से प्रेशर डाल देंगे, रेशियो डाल देंगे स्पेसिफिक गैस का, डेंसिटी डाल देंगे, तो हमारी उस गैस में वेलोसिटी निकल आएगी। हाँ, ये कांस्टेंट वैल्यू दिया होता है। इस पे इसको
आपको न्यूमेरिकल नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको द स्पीड ऑफ वी ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसमें तुम्हें वेलोसिटी चाहिए वेव की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टी बाई एम, अंडर रूट टी बाई एम। एम क्या हो गई, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वो जो स्ट्रिंग है एक यूनिट, एक मीटर में कितना वेट है उसका, वो एम हो जाएगा। टी हो जाएगा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, कितना फोर्स है, कितनी टाइट है स्ट्रिंग। जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग टाइट होगी साउंड उतनी तेज ट्रैवल करेगा। अक्सर आप देखो इलास्टिक दांत में दबाओ, इलास्टिक खींचो और हल्का हल्का इसे प्ले करो उंगली से, देखो दांत में एक अच्छी, मतलब हमें एक अच्छी साउंड सुनाई देगी, क्योंकि तुमने क्या किया, जितना ज़्यादा स्ट्रिंग को टाइट किया, जितना ज़्यादा टेंशन हो गया, देखो उतना अच्छा साउंड तुम्हें क्लियर साउंड सुनाई देगा। ऐसा हम लोग देख पाते हैं। आई बात समझ में? तो ये भी इसके न्यूमेरिकल आपको नहीं है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ गए। चलो वेव का एक बार और बता देता हूँ। तो ये जो होती है हाइट, ये होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो ठीक से बना दे रहे हैं, पेन लो, नॉर्मल पेन लो जरा, देखो ठीक है। एक मैंने ये ग्राफ बनाया है और एक मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये दो ग्राफ हमने बनाए। अब बात समझना यहाँ पर, तो ये जो जो तुम्हें वेवलेंथ दिख रही, वेवलेंथ की हाइट दिख रही है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये यहाँ से लेकर ये देखो पूरा एक केस कंप्लीट हुआ है, देखो हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल नीचे, ये एक वेवलेंथ हो गया। या फिर एक वेव यहाँ भी ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर आया, इधर गया, फिर इधर आ गया, तो ये ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, एक वेवलेंथ माना जाएगा, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, तो ये दो ऊपर टॉप आ रहे हैं, पहले एक बार हम लोग ऊपर थे, फिर नीचे जाके फिर ऊपर आ गए, है ना, तो ये इसको एक वेवलेंथ बोला जाएगा। इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है, ये गैप है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओके। और फिर कितनी ऊंची ऊंची जा रही है वेवलेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है। तो जितना ज़्यादा हम लोग जोर से चिल्लाएंगे, उतना ये ऊंचे ऊंचे वेवलेंथ बनेंगे, उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बनेंगे, जितना तेज लाउड। हाँ, जितना लाउडली। यहाँ पे क्या बता रहा है ये वेवलेंथ, मोर लाउड। यहाँ पे क्या वेवलेंथ दिखा रहे हैं, कम है लाउड, लो है साउंड, ये बहुत ही तेज बोल रहे हैं हम लोग। तो एम्पलीट्यूड क्या बताता है, जो हाइट होती है एम्पलीट्यूड, ये बताता है कितना लाउडली है साउंड, कितना लाउडली है, और ये कितना कम है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई बात, ये हो गया एम्पलीट्यूड। जो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग ट्रफ। क्या बोलते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो जो ऊपरी पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट, क्रस्ट। नीचे वाले को ट्रफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों क्या लगता है कि साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके साउंड नहीं जा रहा है। ये तो एक ग्राफ है, आपको बता रहा है ग्राफ कितनी तेज आवाज है, कितनी कम आवाज है, वेवलेंथ क्या है साउंड की, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ग्राफ को इतना रिप्रेजेंट करता है। ये वाला पार्ट बता रहा है, समझो क्रस्ट, सॉरी ये तो चलो हाँ, ये क्रस्ट और ट्रफ कह लो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई, ये है आपका कॉम्प्रेशन वाला पार्ट, ये है रेयरफेक्शन वाला पार्ट। तो ये ऐसा मत समझना साउंड ऐसे 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 करके जा रहा है, ऐसा मत समझना। ये तो ग्राफ है, एक सिंबल है, ग्राफ है। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं कि यार साउंड कितना तेज बोल रहे हैं हम लोग, कितना स्लो बोल रहे हैं हम लोग, साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या है, पिचिंग कितनी है साउंड की, सब चीज़ बता रहे हैं। तो ऊपर वाले पार्ट क्रस्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रफ या एम्पलीट्यूड। जितना ज़ोर से चिल्लाएंगे उतना तेज ऊपर जाएगा,
ठीक है। ये जो है ना, ये जो इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक है। अब नीचे ग्राफ ऊपर ग्राफ में कुछ फर्क है क्या? हाँ सर फर्क है। नीचे वाले ग्राफ देखो वेवलेंथ थोड़ा पास पास में है, वेवलेंथ थोड़ा क्या है? पास पास में। अगर हम इतने बड़े टाइम को 1 सेकेंड मान लें, अब 1 सेकेंड तो कितने वेवलेंथ है? 1 2 3, 3 है ना भाई, 1 2 3। अगर इसको मान लें, टाइम मान लें 1 सेकेंड, ठीक है, इतने बड़े गैप को, तो यहाँ पर हमने इतना मान लिया 1 सेकेंड। कितना मान लिया? 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहाँ पे कितना हो रहा है? सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो रही है, देख लो इतना ही बड़ा बना है ना। क्या अभी हम चेक करेंगे जब तक वो लाइनेज करो। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में एक वेवलेंथ बन रही है, यहाँ पर 1 सेकेंड में कितनी वेवलेंथ बन रही है? 3 बन रही है। यहाँ पे 1 सेकेंड में एक बन रही है। तो लैम्डा कितना आ गया? 3 आ गए। इसका मतलब क्या होता है? मतलब 3 वेवलेंथ 1 सेकेंड में आ गई, 3 वेवलेंथ 1 सेकेंड। इसका मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी देखो, चाहे तो एफ लिखो, चाहे ऐसे करके म्यू लिखो, ऐसे म्यू, ये 3 होती है। अगर 1 सेकेंड तो लैम्डा 3 मत कर देना, ये आपको बताया समझाने के लिए। 1 सेकेंड में 3 ये बन रही है, वेव बन रही है। क्या बन रही है? 3 वेव बन रही है। ऐसे 1 सेकेंड में वेव 3 बन रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड में कितनी वेव बन रही है? 1। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी मानी जाएगी? 1। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी मानी जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि ये देखो एकदम पास पास है, ये दूर है। तो ये वाली आवाज़ जो होती है, ये वाला जो साउंड, ये तो बचपन में सीखा है भाई। ये जो साउंड है वो श्रिल होती है, जो लड़कियों की आवाज़ है, पतली चिल्लाने की आवाज़ है। तो जब वो साउंड होता है तो ऐसी ही फ्रिक्वेंसी निकलती है, ठीक है। जो भारी आवाज़ है, लड़कों की आवाज़ है, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा ऐसे निकले। तेज चिल्लाओगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी तेज चिल्लाओगे तो ये ऊपर जाएगा। ये बात अलग है, ये बात अलग है, ठीक है ना। पर पास पास होना मतलब श्रिल साउंड होना, दूर दूर होना मतलब, तो समझ गया फ्रिक्वेंसी का मतलब। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/T। क्या फॉर्मूला है? 1/T, यानी T इज इक्वल टू, यानी 1/F, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये इसकी कहानी है, ठीक है। आगे बात समझिए फ्रिक्वेंसी का मतलब, ठीक है। अब बात करेंगे साउंड की स्पीड की। किसकी बात करेंगे? स्पीड ऑफ साउंड। देखो स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होता है वो अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड होता है। अप्रॉक्स, डिपेंड करता है एयर ज़्यादा डेंसर है या क्या प्रेशर है उस वक्त, है ना। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो क्लाइमेट कैसा है। तो एक अप्रॉक्स 340 मीटर पर सेकेंड से साउंड एयर में ट्रैवल करता है। फिर अगर हम लिक्विड की बात करें या वाटर की बात करें तो अराउंड 1550 ले लो या 1500 ले लो, 1540 ले लो, ऐसा ले सकते हो, डिपेंड करता है वो भी वाटर के ऊपर। तो वाटर में ज़्यादा है, 5 गुना लगभग ज़्यादा हो गया, इतना तेज़ वाटर में ट्रैवल कर रहा है साउंड। इसी तरह का सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड लगभग 3500 मीटर पर सेकेंड ले लो अप्रॉक्स। अब ये सॉलिड सॉलिड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? तो ये साउंड की स्पीड है, एयर वाटर। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि साउंड ट्रैवल काफ़ी फास्ट करता है सॉलिड में, उससे स्लो वाटर में, उससे स्लो एयर में। यहाँ से ये समझ में आएगी। अगर हम कंपेयर करें लाइट की स्पीड से, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब साउंड और लाइट की स्पीड में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कितना मतलब ज़्यादा लाइट की स्पीड है। 3 इंटू सोचे कितने 0, 8 0 बढ़ा दो और 10 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब थंडरिंग होती है तो हमें देखो, थंडरिंग होती है, बिजली कड़कती है तो पहले हमें लाइटिंग दिखाई देती है, साउंड 1-2-4 सेकंड बाद सुनाई देता है, 1-2 सेकंड बाद। क्यों? क्योंकि साउंड स्लो है, लाइट की स्पीड तेज है, लाइट हम जल्दी देख ले रहे हैं।
लेकिन साउंड बाद में आ रहा है। तो यही रीज़न होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी बात करें लाइट की, वेव की, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम हो या कुछ भी हो तो ट्रैवल कर जाएगा। साउंड मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए वरना ट्रैवल नहीं, यानी वैक्यूम में साउंड को तुम चेक करोगे नहीं आएगी आवाज़। जैसा बचपन में हमने सीखा हुआ है क्लास 6, 7, 8 में, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, दे नीड मीडियम। इसकी स्पीड लगभग इतनी होती है एयर में 3 × 10⁸ और इसकी स्पीड 330, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, जो वेवलेंथ होती है, जो विजिबल वाली वेवलेंथ होती है लाइट की, वो बहुत स्मॉल होती है कंपैरेटिवली साउंड की। साउंड की वेवलेंथ होती है 10⁻⁻² या 10 मीटर। बताओ, एक वेवलेंथ 10 मीटर तक के बराबर जा रही है, यहाँ पे 10⁻⁻6 इतनी छोटी छोटी वेवलेंथ होती हैं। इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी होती है, इसकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होती है। वेव का ट्रांसवर्स, लाइट वेव क्या ट्रांसवर्स है, और ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है। याद रखना लॉन्गिट्यूड, जो लाइट की वेव होती है कुछ ऐसे ट्रैवल करती है और ये ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, इस तरह इस तरह इस तरह। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पर हमारे न्यूमेरिकल है वो है इको। क्या है इको? इको मतलब क्या होता है कि साउंड, हमने आवाज़, हमने नहीं अक्सर हमने देखा है पहाड़ों में हम चिल्लाते हैं, आवाज़ हमें देखो उसका इको, उसका रिटर्न सुनाई देता है, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो टकरा के, दीवार है या कोई भी बैरियर है, ऑब्स्टिकल है, टकरा के वापस हमारे कान में सुनाई देगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग इको। ठीक है, तो आवाज़ जो रिटर्न आती है उसको हम लोग बोलते हैं इको, डबल साउंड सुनाई देता है। अक्सर पहाड़ों में जाते हैं हमें क्या सुनाई देता है? डबल साउंड सुनाई देता है ना। पहाड़ों में जाओ या बड़े कोई हॉल में जाओ, फिर बड़े हॉल में जाओ तो ही सुनाई दे रहा है, ऐसा क्यों? हमें हमारे घर में क्यों नहीं सुनाई दे रहा? हमारे घर में जो दीवार है सुनाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, तो वो क्यों नहीं सुनाई दे रहा है घर पे? चलो बात करते हैं इसके बारे में, इको, ठीक है ना। तो हमें पता है साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर स्पीड ऑफ साउंड निकालें, फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे लगा ले 2d अपॉन टाइम। क्यों सर 2d अपॉन टाइम क्यों लगाया? भाई बात हो रही है इको की, है, साउंड यहाँ से आया, वापस भी जाएगा, टकराया तो वापस हमारे कान में सुनाई के लिए वापस एक डिस्टेंस कवर करेगा। भाई हमने बोला साउंड आके टकराया, टकरा के वापस हमारे पास आएगा। भाई हमें सुनना है ना इको, तो इको सुनने के लिए 2 बार ट्रैवल किया ना साउंड में। एक बार हमने बोला, जाके दीवार में टकराया, वापस आया, इसीलिए डिस्टेंस कितना ले लेंगे? डबल ले लेंगे। तो इको के लिए ये फॉर्मूला मार के चलेंगे, इको के लिए ये फॉर्मूला मार के चलेंगे, ठीक है। 2d/t, 2d/t। डबल डिस्टेंस क्यों लिया? समझ गया ना क्यों लिया? इसलिए लिया कि इको का मतलब ही हो रहा है कि हमने बोला, साउंड आगे जाके दीवार में, पहाड़ में टकराया, वापस आ गया। अब हमें पता है कि साउंड की अगर एयर की बात करें तो एयर में स्पीड लगभग कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड होती है। वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी लिख दिया, स्पीड की स्पीड 330, 340 अप्रॉक्स ले सकते हो, ठीक है ना। इज इक्वल टू 2d और टाइम, टाइम क्या ले? तो अब यहाँ समझो जरा बात को, अगर हमें 2 साउंड सुनना है, हमें अगर 2 साउंड सुनना है तो वो हमारी जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो तभी 2 साउंड को सुन सकते हो जब उनके बीच में गैप कितना हो? 0.1 सेकेंड हो। 1 सेकेंड नहीं, 0.1, 1 सेकेंड का 10वां पार्ट। 1 सेकेंड कैसा हो रहा है देखना, 1 सेकेंड कैसे हो रहा है? 1, 2, 3, तो 1 सेकेंड में नहीं, 1 सेकेंड का, ये तो मैं तो गिनती बोल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, ये 1 सेकेंड में मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं 0.1 सेकेंड में बोलूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलूँगा मैं, यानी 10 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेकेंड में तुमने 10 नंबर सुन लिया, 1 सेकेंड में हमने कितना सुन लिया? 10 नंबर। तो जो 1 नंबर सुना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 1 नंबर सुना तो 0.1 सेकेंड में, इतना छोटा होता है 0.1 सेकेंड। तो ये मैंने फील कराने की आपको कोशिश की है।
तो 0.1 सेकेंड के बीच में अगर दो साउंड आ रहा है तो ही आप अलग अलग पहचान पाओगे साउंड को, वरना नहीं पहचान पाओगे, वरना नहीं पहचान पाओगे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इको अगर हमें सुनना है तो मिनिमम साउंड को टकराने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 17 मीटर चाहिए। यानी अगर जो बैरियर है, ऑब्स्टिकल है, अगर वो 17 मीटर में है, ये जो दीवार है कितने मीटर अवे होना चाहिए, 17 मीटर अवे। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, आज मैं चिल्लाया, अगर ये कम से कम 70 मिनिमम, अगर मिनिमम 17 मीटर में है तो ही हमें दूसरी आवाज यानी इको वाली आवाज सुनाई देगी, वरना इको वाली आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर इससे कम हुआ, इससे कम हुआ, साउंड टकरा के जल्दी वापस आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे जो घर में बैठे हैं ना, इको है, इको यहाँ पर भी है, लेकिन हमारे कान वो दो साउंड को पहचान नहीं पा रहे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। इको तो आएगा ही भाई, दीवार से साउंड तो टकरा ही रहा है, लेकिन दीवार इतनी पास पास है हमारे घर में, कितनी तेजी से आ रहा है कि ओवरलैप हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। अगर ओवरलैप हुआ जा रहा है बिल्कुल फटाफट, तो हमें समझ ही में नहीं आएगा, वो दो साउंड में फर्क ही नहीं फील कर पा रहे। फिर भी एक आवाज में देखो फर्क होता है, थोड़ी तो आवाज, अगर हम यहाँ बैठे हैं, आवाज गूंजने जैसे फील होती है, ऐसा नहीं है, गूंजनी जैसी, गूंजने है ना, गूंजती है थोड़ी सी। अगर जैसे वैसे बाहर जाओ, बाहर देखो बोलो तुम, अगर अंदर रूम में बोल रहे हो तो इको तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन आवाज फिर भी थोड़ी सी भारी या थोड़ी गूंजती टाइप दिखाई देगी। क्यों मालूम है, क्यों साउंड ओवरलैप हुए जा रहे हैं। हमें दो साउंड तो नहीं सुनाई दे रहे, ये बात सही है, लेकिन फिर भी अगर रूम के अंदर बैठ के बोल रहे हैं या गिलास देखो मुंह में लगा के बोलो हेलो हेलो, कैसी आवाज आती है, थोड़ी क्यों, है ना, बिल्कुल एकदम गूंजती टाइप के, थोड़ी गहरी टाइप की आवाज आती है। क्यों, क्योंकि वो है ना साउंड इको मारता है बहुत तेज। अब दो अलग अलग तो हमें पहचान में नहीं आ रही, हमारे अल्फाज दो अलग अलग तो पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन इको रहता है। तो दो अगर अलग अलग हमें आवाज पहचानना है, जैसे मैंने बोला, जैसे नहीं बहुत से जाते हैं लोग पहाड़ों में, नाम लेते हैं पूजा 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 ऐसे नाम लेते हैं। तुम किसका नाम लोगे, किसका नाम लोगे, क्रिया का, अच्छा खुद का नाम लेंगे, ये अच्छी बात है, खुद से प्यार है। तुम किसका नाम लोगी, शाहरुख खान का, शाहरुख खान सच में पापा मम्मा को ले लो। हाँ ये बात सही है, सर का नाम ना लेना, लेकिन है तीसरे नंबर पे जो सिखा रहे हैं कि क्यों आ रही आवाज, उनका नाम मत लेना। चलो अच्छी बात है, चलो तो बात समझ में आई। तो दो साउंड को फील करने के लिए, हमें समझने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर। क्यों सर 17 मीटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान में दो साउंड को सुनने के लिए जो गैप होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। अगर दो कान में, जैसे मैंने 1 2 3 बोल के दिखाया था, उतने गैप में दो आवाजें आ रही, तब तो ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे अगर उससे जल्दी जल्दी आवाज आ रही है। तो इतना अब कैसे मालूम 17 मीटर, देख लो, इको v इक्वल 2d/t डाला, वेलोसिटी 340 लगा, 2d, और टाइम लिखे 0.1 सेकेंड। हमने टाइम क्या लिखा, 0.1 सेकेंड, क्योंकि हमारे कान में हमारी कैपेसिटी कितनी, दो आवाज को अलग अलग सुनने के लिए 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड जरा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें डिस्टेंस निकालना है, कितने जो दूर डिस्टेंस हो कि दो आवाज को पहचान लें, और 2 को यहाँ आके डिवाइड कर दो, है ना। तो 340 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, इसमें 340.1। भाई 10th में हो, कहीं से डिजर्व नहीं करते क्लास 10th में रहने। 340 डेसिमल कटने से 1 0 कट जाएगा, 34 हो जाएगा। 0.1 से मल्टीप्लाई, अगर कोई भी नंबर हम 1 से कम से मल्टीप्लाई करते हो नंबर कम होता है, और 1 से कम में डिवाइड करते हो नंबर बढ़ता है। अगर ये देखो 340 डिवाइड में 0.1 करेंगे, 1 करेंगे, एडिशनल इधर 1 0 बढ़ जाएगा, देखो इतना नंबर बढ़ गया। तो 1 से कम वाली वैल्यू से कोई नंबर को डिवाइड करो, वैल्यू बढ़ेगी। 1 से कम वाली वैल्यू को कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू घटेगी, तो 1 0 घटेगा, एक डेसिमल से 1 0 घट जाएगा। 34 डिवाइड बाई 2, डिस्टेंस कितना आ गया, 70 मीटर आया कि नहीं आया। भाई ये तो हमें पता था कि हमारे ईयर ह्यूमन जो बायोलॉजी है, हमारी कान ईयर्स की, कानों की, वो 0.1 सेकेंड चाहिए दो आवाज़ को सुनने के लिए।
क्या चाहिए 0.1 सेकेंड। तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 34 तो 17 मीटर आ गया। इसका मतलब अगर हमने जहाँ से चिल्लाया और उसका बैरियर या दीवार है जो वो अगर 17 मीटर है तो हमें दो आवाज़ अलग अलग सुनाई देने लगेगी, ऐसा हम समझा रहे हैं आपको। तो भाई ये तो बहुत जगह यूज़ होता है यार, ये टेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज़ होती है। सोनार में यूज़ होती है। अब देखो जैसे शिप है बड़े बड़े, समुद्र में ट्रैवल कर, समुद्र में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। शिप से कितनी तुम लाइट मार दोगे भाई, कितनी दूर लाइट जाएगी, 1 आध किलोमीटर। तो अंधेरा है चारों तरफ। अब क्या करें भाई, अगर सामने पहाड़ या कुछ आ गया, दूसरा शिप आ गया, उतनी देर में तुम टर्न भी नहीं मार पाओगे, हटा भी नहीं पाओगे शिप को। तो एक क्या करते हैं, सोनार एक सिस्टम होता है, जैसे एक रे है ना जो साउंड की वेव, वो मतलब चारों तरफ निकलती रहती है। अब क्या होता है कि बाई चांस कोई ऑब्स्टिकल आया बीच में तो वो रे टकरा के वापस आ जाएगी। अगर कोई पहाड़ आ गया तो वो जो रे है वो टकरा के वापस आएगी। तो मालूम पड़ जाएगा कि यार आगे इतने मीटर, देख लेंगे कितने सेकंड बाद वापस आई है, 10 सेकंड बाद आई है, 5 सेकंड बाद आई है। तो टाइम में हम 5 सेकंड लिखेंगे, वेलोसिटी हमें मालूम है 340 है, डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। डिस्टेंस ये तो मिनिमम बताया था 0.1 सेकंड, ये मिनिमम है। ये क्या है, मिनिमम। ये मिनिमम है। ऐसे 2 सेकंड भी हो सकता है, तो 2 सेकंड बाद आवाज़ आएगी। ये तो मिनिमम है हमारे कान के लिए, हमारे ईयर्स के लिए, कि 17 मीटर कम से कम चाहिए। मतलब 25 मीटर है, 50 मीटर तो भी आवाज़ आएगी। आवाज़ इधर उधर ये नहीं होना चाहिए, लैक नहीं होना चाहिए हवा से या उससे, अदरवाइज आवाज़ वापस आना ही आना है। ठीक है, ये देखो है ना, यूज ऑफ इकोस, द अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी जाती हैं, फ्रिक्वेंसी अबाउट 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको छोड़ा जाता है, टकरा के वापस आए, कितने सेकंड बाद वापस आए देख लेंगे, स्पीड में स्पीड डालेंगे और कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। स्पीड में स्पीड डाला, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस निकालने है हमें, टाइम मालूम पड़ जाता है कि यार ये रे 3 सेकंड बाद वापस आई है, टाइम 3 सेकंड, इधर आके मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइड करा दिया, मालूम पड़ जाए कितने दूर। चुप बैठो, ठीक है। तो ये देखो सोनार दैट स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुंदर के अंदर भी अगर कितनी गहराई है वो नापना है तो ये रे को छोड़ा जाता है, ठीक है, भेजा जाता है कितनी देर। हाँ, साउंड नेविगेशन में डायरेक्शन पता करना, नेविगेशन करने के लिए, रेंजिंग रेंज पता करना, डिस्टेंस पता करने के लिए। तो कितनी गहराई है तो कितने सेकंड बाद वापस आ गई रे मालूम पड़ जाता है ना। तो ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। रिफ्लेक्शन होके ऑब्स्टिकल से वापस आ जाएगी तो पता चल जाएगा कितनी दूरी पे क्या है। डॉल्फिन ये यूज़ करती पता है, डिटेक्ट देयर इनेमी एंड ऑब्स्टिकल बाय इमिटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव एंड हियरिंग देयर इको। डॉल्फिन है ना, जब हम लोग तैरती हैं तो इको मारा करती, तो सॉरी ये साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव मारा करती है। जैसे वापस इको सुनाई दिया तो उनको मालूम पड़ जाता आगे कुछ खतरा है ना। इस तरीके से रीजनिंग में यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है सोनार का, साउंड वेव गई, अल्ट्रासोनिक वेव वापस आगे टकरा के कितने सेकंड बाद आई, देख लिया कितनी दूरी है, पता चल जाएगा स्पीड वाले फॉर्मूले से। तो इसमें है ना वही वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t। ये एग्जाम में इसी बेस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा होता है। ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड इन द फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो ह्यूमन ईयर है, हम लोग सब कम से कम 20 हर्ट्ज और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं। इससे ऊपर नहीं सुन पाएंगे, इससे कम तो बिल्कुल विस्परिंग हो जाए, कान में बोल रहे हैं हेलो ऐसे करके, मतलब 20 हर्ट्ज से जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, जितने हमारे कान सुन रहे हो मतलब सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर सेकेंड, फाइंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक तो फॉर्मूला हमारे वेलोसिटी का ये है 2d/t, ये दिलो दिमाग में रखो। एक फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी का लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, लैम्डा इंटू लैम्डा मतलब वेवलेंथ,
लैम्डा मतलब वेवलेंथ। एक ये फॉर्मूला है, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ही तो हुआ, एक गैप। फ्रिक्वेंसी मतलब 1/t, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया एक तरीके से। लैम्डा मतलब एक डिस्टेंस, वेवलेंथ कितनी बड़ी है, फ्रिक्वेंसी मतलब 1/t, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो इसका मतलब होता है वेवलेंथ, ये फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले हैं, जिसमें देखो लिखा हुआ है कि स्पीड जो दी गई 340 दी गई है, फाइंड द वेवलेंथ पता करना है हमें। क्या पता करना है, वेवलेंथ। तो हमारे पास दो चीज़ है, फ्रिक्वेंसी, दो इन्फॉर्मेशन दी गई फ्रिक्वेंसी की। एक तो दी गई है 20 हर्ट्ज, इसका अलग निकाल लेंगे, और एक फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम वाली फ्रिक्वेंसी दी गई है 20,000 हर्ट्ज। हमारी हर्ट्ज जो है वो एसआई यूनिट है, किलो हर्ट्ज। मतलब अगर किलो है तो उसको हर्ट्ज में मतलब किलो मतलब 3 जीरो एक्स्ट्रा, किलो का मतलब 3 जीरो एक्स्ट्रा, तो किलो हटा के 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, है ना। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी इतनी दी गई है, और किसकी बात हो रही है, ह्यूमन साउंड, स्पीड साउंड इज 330, स्पीड में दी गई 340, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, फॉर्मूला डाला हमने, और स्पीड इज इक्वल टू 330 स्पीड दी गई है, 330 दी गई, 330 इज इक्वल टू वेवलेंथ है, सॉरी वेवलेंथ तो हमें निकालना है ना, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दी गई है 20 हर्ट्ज, 20 इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो लैम्डा कितना मतलब वेवलेंथ कितना आ जाएगा देख लो, 16.5 आ जाएगा मीटर। क्या लिख रहे हैं हम, है ना भाई, तुम्हें वेलोसिटी 330 दिया गया, फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज मिनिमम एंड 20,000 मैक्सिमम, तो मिनिमम 20 हर्ट्ज के लिए हमने निकाला, ठीक है। तो यहाँ आके डिवाइड करा दिया, तो डिवाइड करा तो 16.5 मीटर आ गया। अब मैक्सिमम वाला देख लो, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम अगर है तब तुम्हारी वेवलेंथ कितनी है, तो फॉर्मूला वही डाला हमने, क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। वेलोसिटी 330 दिया हुआ है, लैम्डा तो निकालना है सर, फ्रिक्वेंसी 20,000 है, 20,000 आके डिवाइड करा दो। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिख ले 2 इंटू, चलो यार तुम कन्फ्यूज फिर वही हो जाओगे फालतू में। देखो अच्छा, 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 2 3, 1 2 3, 2 डेसिमल इधर आ गया, 0.033 मीटर आ गया लैम्डा। नहीं, 2 से डिवाइड भी करना है ना, 2 से तुम्हें डिवाइड भी करना है, 0.0165, ठीक है ना, 16.5 सही है, 1 2 3 क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा हमेशा, एसआई यूनिट लो मीटर। समझ गया ना, इसको डिवाइड कर लेना, कैसे करोगे फिर से बता दे रहे हैं भाई। देखो पहले 0 काटना पड़ेगा, पहले 2 मत काट देना, पहले 0, ये 0 0 गया, फिर 1 2, 1 2 यहाँ आ गया, 0.33 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब डिवाइड मार दो, अब डिवाइड मार दो, समझिए, अब डिवाइड मारेंगे, समझ गया ना, देख लो, 1 1 1 2 1 2, 0.33 डिवाइड बाई 2, 0.33 डिवाइड बाई 2, अब पॉइंट लगा के करेंगे, 2 1 ज़ा, तो यार 0 को नहीं कट करेंगे क्या करेंगे, 1 2 3, 16.5 mm, कौन से 0 को, 1 0 1 0 कट हुआ था, ओ छोटी सी चीज़ क्यों बार बार गड़बड़ हो रही है। 1 2 3, 1 2 3, 1 0 अच्छा एक्स्ट्रा आएगा, ऐसे आ जाएगा, अब सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह डिवाइड कर लेना, डिवाइड को थोड़ा रफली हम करवा रहे थे क्योंकि 10th में हो आप लोग। देखो 2 डायग्राम दिए हुए हैं, डायग्राम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डायग्राम ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये वाला टाइम है, इधर भी टाइम है, ये वाली देखो एक वेवलेंथ कैसे पूरी हो रही है, एक वेवलेंथ ऐसे पूरी हो रही है, कितना टाइम लग रहा है एक वेवलेंथ पूरा करने में, 0.10 सेकेंड, एक वेवलेंथ को पूरा करने में 0.10 सेकेंड लग रहा है। यानी हम जो फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है फ्रिक्वेंसी का, 1/t, ठीक है। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/0.10, 0.1 ही लिख दो,
क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर बढ़ा देंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। लास्ट में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, 0.10 0.1 ही लिख दो, आखिर जीरो दिखा दो। तो एक डेसिमल हटाया तो एक जीरो बढ़ जाता है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज आ गई। तो ये वाले डायग्राम की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज आ गई। इसी तरह यहाँ पर देख लो, नहीं ये तो तुम्हें इन ये मीटर दिया है क्या, ये तो टाइम दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है, 2 मीटर की दी गई है। एक वेवलेंथ कितनी मीटर की है, देखो ना, एक वेवलेंथ ऐसे हो रही ना पूरी 2 मीटर। दूसरा वाले में क्या दिया हुआ है कि लैम्डा जो दिया हुआ है वो 2 मीटर दिया हुआ है। लैम्डा कितना दिया, 2 मीटर दिया हुआ है। निकालना क्या क्या है, ट्रैवलिंग स्ट्रिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी जो दी गई है वो 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है, ठीक है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। फ्रिक्वेंसी निकालना है हमें और वेवलेंथ निकालना है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कितनी दी गई थी, 20 मीटर पर सेकेंड, कोई वेवलेंथ थी और कोई स्ट्रिंग थी 20 मीटर पर सेकेंड थी। हमें निकालना है दोनों में ही क्या, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी तो हमने ऐसे ही निकाल लिया पहले वाले से, क्योंकि टाइम दिया हुआ था, टाइम दिया था। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, 1/t। फ्रिक्वेंसी को 1/फॉर्मूला ले सकते हो लैम्डा, लेकिन वो जरूरत नहीं है यहाँ वाले के लिए। 1/t, टी कितना, 0.1 सेकेंड। कैसे देखा, यहाँ पे एक वेवलेंथ नापी और टाइम देख लो 0.1 आ रहा था, 0.10 ना 0.1, तो बस 1/t, 1/0.1, एक डेसिमल हटाया, एक जीरो, 10 आ गई फ्रिक्वेंसी। अब हमें निकालना है इसी वाले ग्राफ की वेवलेंथ। तो भाई वेलोसिटी से एक फॉर्मूला नहीं है हमारे पास क्या, वेलोसिटी से हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है बताओ, वेवलेंथ से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी से, वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला नहीं है सर। वेलोसिटी मालूम है, हाँ सर मालूम है 20 है। लैम्डा वही तो ढूंढ रहे हैं सर, पहले वाले ग्राफ की बात हो रही है। फ्रिक्वेंसी सर 10 निकाल लिया है, 10 आके सर डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मीटर। पहले वाले ग्राफ का लैम्डा कितना आ गया, 2 मीटर, वेवलेंथ 2 मीटर आ गई। दूसरे वाले ग्राफ की वेवलेंथ तुम्हें दी हुई है। भाई देखो दोनों ग्राफ में इंफॉर्मेशन अलग अलग है। पहले वाले इंफॉर्मेशन दिया था तुम्हें टाइम, मतलब फ्रिक्वेंसी दिया हुआ था, वेवलेंथ निकालना था। दूसरे वाले ग्राफ में तुम्हें वेवलेंथ दिया गया तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो वेवलेंथ कितना दिया दूसरे वाले ग्राफ में, 2 मीटर दिया हुआ, 2 मीटर लिखा, और वेलोसिटी वही है, कह रहा है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। मैंने यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल लो, जैसे यहाँ पर वेवलेंथ निकाला तो इस वाले ग्राफ में क्या निकाल लेंगे, फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो डालेंगे स्पीड का ही फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी है 20, वेवलेंथ कितना है 2, फ्रिक्वेंसी में निकालना है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिला के फ्रिक्वेंसी इसमें भी 10 ही है, इसमें भी फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 ही है, 10 है, 10 हर्ट्ज। इसमें भी वही 10 हर्ट्ज था तो 2 मीटर आ गया था वेवलेंथ। अगर इसमें 2 मीटर है, अगर वेलोसिटी सेम है तो फ्रिक्वेंसी 10 आ जाएगी, घूम फिर के वही बात आ जाएगी। तो दो ग्राफ में दोनों में इंफॉर्मेशन अलग अलग दिए हुए थे, दोनों में इंफॉर्मेशन, इसमें टाइम दिया था तो फ्रिक्वेंसी निकाला, बाद में वेवलेंथ निकाल लिया। इसमें तुम्हें वेवलेंथ दिया गया था तो डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी पहले दिया हुआ है, ऊपर ही क्वेश्चन में दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी तुम्हें गिवन था, लैम्डा हमने ऐसे नाप ऐसे देख लिया 2 मीटर था, निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ तो फॉर्मूला बस ये 2 फॉर्मूले पर ही पूरा मतलब चैप्टर है, ठीक है ना। 2 फॉर्मूले कौन से बोलो, एक तो तुम्हारा ये चल रहा है v इज इक्वल टू 2d/t, अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस इको वाली बात है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला तुम्हारा v का ये चल रहा है लैम्डा, मतलब वेवलेंथ इनटू, बस ये तो उस पे न्यूमेरिकल्स हैं पूरे। बाकी जो भी है दूसरे जो पार्ट है सेकंड पार्ट, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम में ये देखो क्वेश्चन देखो, ये ए साउंड प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द लेक टेक 4.5 सेकेंड टू रीच ए बोटमैन, मतलब वापस बोटमैन के पास कितनी देर में आया, 4.5 सेकेंड। तो टाइम कितना ले लेंगे, टाइम को तुम डबल लेके ना कच कर देना, बस टाइम उतना ही लेंगे जितनी देर में वापस आ रहा है साउंड। साउंड गया और वापस आया, कितनी देर लगी वो टाइम लेंगे, 4.5 सेकेंड। कह रहे हैं कि 4.5 सेकेंड में वापस आया, तो डिस्टेंस डबल ट्रैवल किया तभी तो वापस आया है। ऐसे गया साउंड, ऐसे करके आ गया, डिस्टेंस डबल ट्रैवल किया, ठीक है ना। तो नहीं, डिस्टेंस तो डबल ही लेना पड़ेगा भाई। 4.5 सेकेंड जो साउंड आया है, कितने कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद आया, 2 डिस्टेंस,
गया साउंड, टकराया, वापस आया, भाई ये बोटमैन था, यहाँ बोटमैन था, ठीक है ना। इसने साउंड फेंका, साउंड गया, टकराया, वापस आया, तो इतने डबल डिस्टेंस करने में इसको कितना सेकंड लगा? 4.5 सेकंड लगा, ठीक है। हाउ मच टाइम, अब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ए डाइवर इनसाइड द वाटर एट द सेम डिस्टेंस? कह रहे कि देखो, कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम, कह रहे हैं सरफेस से हमने साउंड को प्रोड्यूस किया, सरफेस मतलब ऊपर से, लेक के ऊपर से, ठीक है ना। तो 4.5 सेकेंड वापस आने में लगा, गया वापस 4.5। अब ये क्या कह रहा है कि कितनी देर में साउंड गया होगा डाइवर के पास इनसाइड वाटर एट द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 4.5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो साउंड की स्पीड एयर में है, एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वाटर में कितनी है? 4.5 टाइम्स है वाटर में, बहुत ज्यादा है, 4.5 टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ये था, यहां पर एक किनारे पे हम लोग थे, ठीक है ना, हमने, और कहीं दूर एक बोटमैन था, कहीं दूर पे एक क्या था? बोटमैन था, ठीक है सर, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि बोटमैन के पास साउंड गया, बोट से टकराया, वापस आने में कितना टाइम ले लिया? 4.5 सेकेंड ले लिया। चलो ये तो ठीक है ना, 4.5 सेकेंड ले लिया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर यही साउंड हमने अगर लेक के अंदर भेजा, पहले पार्ट में क्या बात हो रही थी? एयर वाली बात हो रही थी कि कहीं दूर लेक में, कहीं पे दूर बोटमैन बोट चला रहा था, हमने यहाँ साउंड प्रोड्यूस किया, बोट से टकराया, वापस 4.5 सेकंड लगे, एयर एयर की बात हो रही थी। पहले पार्ट में किसकी बात हो रही थी? एयर की बात हो रही थी। दूसरे पार्ट में बात हो रही वाटर की, वाटर में गया, मतलब वाटर से हो रही बात, वाटर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। यही कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक द रीच ए डाइवर इनसाइड वाटर एट द सेम डिस्टेंस? कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस यहां पर है, कहां पर? एयर में बोटमैन तक का जो ये जो डिस्टेंस था, उतने ही डिस्टेंस में अगर हम, उतने ही डिस्टेंस में अगर हम वाटर में भेजें, हाँ वही डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए, यहाँ पे डी तो यहाँ पे डी, सेम डिस्टेंस के लिए अगर हम वाटर में भेजें तो कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा? ओके। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एयर में हमने साउंड को भेजा, 4.5 सेकंड बाद आया, तो यार उसका डिस्टेंस क्या था? 4.5 सेकंड लगे आने में, ठीक है। कह रहा उतने ही जो डिस्टेंस यहां पर था हवा में, वही डिस्टेंस को अगर हम पानी में भेजें, वही डिस्टेंस कितने भेजें? पानी में भेजें, तो कितनी जल्दी वापस आ जाए? एक कॉमन सेंस है भाई, पानी में भेज रहे हैं, पानी की स्पीड कह रहा है 4.5 टाइम ज्यादा है, वेलोसिटी वाटर में 4.5 टाइम वेलोसिटी ऑफ एयर से ज्यादा है। देखो वाटर की वेलोसिटी, वाटर में वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी से 4.5 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई, तो जो भी एयर में वेलोसिटी होगी वाटर के लिए वेलोसिटी क्या कर देंगे? 4.5 टाइम कर देंगे। तो इसमें वेलोसिटी कितनी है? अब सवाल ये है, इफ द साउंड इन एयर, तो यार यहां पर तो एयर की भी ये नहीं दी गई है स्पीड, एयर की दी नहीं गई। अगर एयर की दी होती तो चलो हम यहाँ पर 4.5 इंटू वेलोसिटी एयर कर देते और डिस्टेंस तो यहाँ से निकाल लेते एयर वाले से, तो हमें कुल मिला के हमें वेलोसिटी तो पता ही नहीं है ना, हमें वेलोसिटी ना तो एयर की वेलोसिटी पता है। अगर एयर की वेलोसिटी पता होता तो वाटर की हम लोग कैसे निकाल लेते? 4.5 टाइम्स ऑफ एयर। लेकिन एयर की वेलोसिटी नहीं दिया, ना ही डिस्टेंस गिवन है, ना ही, हाँ एक लिंक है। क्या एक लिंक है सर? एक लिंक ये है कि इसका डिस्टेंस, एयर वाले का डिस्टेंस बोटमैन को टकराएंगे, और यहाँ पे जो डाइवर से टकरा, डाइवर पानी के अंदर, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये लिंक मिल गई हमें, हमें ये लिंक मिली। हमें क्या लिंक मिली? दोनों का डिस्टेंस क्या है? बोले यहाँ का वेरिएबल, यहाँ का वेरिएबल सेम है। मैथमेटिकल दिमाग चलाओ भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी का जरा फॉर्मूला डालें यार एक मिनट, 2d/t
सबको इधर भेज दो, इंटू टी कर दो, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डी कर देंगे। किसकी बातें हो रही है? एयर एयर वाली बातें हो रही है। करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ पर फॉर्मूला डालो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी, टी यहाँ भेजो है, और 2 डिवाइड में भेजो, यहाँ पे आ गया डी। सही है। ये किसकी बातें हो रही है? वाटर की। करेक्ट है, करेक्ट है सर। अच्छा, ये डी और ये डी सेम नहीं है? ये सेम है भाई। वो क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच अ डाइवर इन दैट वाटर एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। अगर जो एयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल कराया था हमने, वही अगर वाटर में डिस्टेंस ट्रैवल कराए तो बताओ स्पीड क्या होगी या कितना टाइम लगेगा, जो भी है सब निकाल लेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, एयर वाले से फॉर्मूला हमने मारा v इक्वल टू डी बाई टी, डी को तना रखा, बाकी सबको इधर भेजा। वाटर वाले में यही किया, v इक्वल टू डी बाई टी, डी को इधर रखा, सबको इधर भेज दिया। अब वन साइड सेम, तो अदर साइड भी सेम, यानी कि v एयर वाला, t एयर वाला अपॉन 2 इज इक्वल टू v वाटर वाला, t वाटर वाला बाई 2। ओहो हो, ये बात सही है सर। 2 से 2 हटा दो सर, इधर आके उधर कट जाएगा, तो 2 से 2 हट जाएगा। ये तो बड़ा इजी लगने लगा। अब क्या बचा? वेलोसिटी एयर इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा था? 4.5 सेकंड लग रहा था एयर में, 4.5 एयर में 4.5 सेकंड लग रहे थे। 4.5 इज इक्वल टू यहाँ पे वाटर का, वाटर की वेलोसिटी कितनी है बताओ? 4.5 टाइम्स ऑफ एयर की वेलोसिटी। यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी हम चेंज कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ एयर कर देंगे इनटू 4.5 टाइम कर। वाटर की वेलोसिटी कितनी है? एयर की वेलोसिटी से 4.5 टाइम ज्यादा, इनटू क्या बच रहा है? टाइम बच रहा है। टाइम यहाँ छोड़ दो, टाइम यहाँ रख दो, टाइम इन वाटर। अब पूरे में तुम्हें क्या निकालना रहेगा? वी और टी। सर कैसे सॉल्व होगा भाई? ये तो कट ही गया, वी ए सेम वेरिएबल है, इधर आके डिवाइड कर जाएगा, है ना। तो 4.5 इज इक्वल टू 4.5 इंटू टाइम इन वाटर। 4.5 के डिवाइड होगा तो टाइम आ जाएगा वाटर में 1 सेकेंड। टाइम वाटर में क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड लगेगा आने में। समझ गया ना? तो हमने क्या किया फिर से, हमें यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, टाइम नहीं दिया था, डी नहीं दिया था, वेलोसिटी नहीं दी थी। यहाँ पर भी टाइम भी नहीं दिया था, डी बताया गया यहाँ पे जो डी डिस्टेंस है वहाँ डिस्टेंस वही है, तो यहाँ डी देखो डी माना, तो यहाँ पर भी यहाँ पर डी, समझे कि एयर एयर की बातें हो रही ना, यहाँ वाटर की बात हो, यहाँ पे डी एयर में डी माना, तो यहाँ पे डी वाटर डी मान लो। टाइम भी नहीं पता है, हमने यहाँ फॉर्मूला मारा वेलोसिटी और 2d बाई टी, डी को तना रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया। यहाँ पर ही फॉर्मूला मारा v इक्वल 2d बाई टी एयर वाटर वाले के लिए, डी को तना रखा, बाकी सबको। अब दोनों डी सेम थे, बस ये हमें लिंक थी, इधर का डिस्टेंस इधर का डिस्टेंस, यानी जो एयर का डिस्टेंस था वाटर का डिस्टेंस का सेम, यानी ये दो आपस में इक्वल, तो ये भी आपस में दोनों वन साइड इक्वल होता है, अदर साइड भी इक्वल हो जाता है। एग्जाम देखो पहले जल्दी से, समझिए। तो हमने क्या फाइनली क्या लिखा? वी ए टी ए इज इक्वल टू वी डब्ल्यू टी डब्ल्यू। वी ए कितना दिया था नहीं मालूम, अच्छा ठीक है। टी ए कितना दिया? 4.5 सेकेंड, इज इक्वल टू वी डब्ल्यू कितना दिया था? वी डब्ल्यू यानी कि वेलोसिटी इन वाटर दिया था 4.5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन एयर। तो यहाँ पे वी डब्ल्यू की जगह हमने क्या डाल दिया? वी एयर इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू क्या चल रहा? टी चल रहा था, तो टी चलाएंगे। अब वी ए कट गया, क्या बचा? 4.5 इज इक्वल टू 4.5 टाइम था यहाँ पे, तो ठीक। हेलो 1 सेकेंड आ गया। अब तुम्हें यार जो निकालना निकाल लो भाई। तुम्हें टाइम मालूम पड़ गया? टाइम मालूम पड़ा सर, स्पीड तो अभी भी नहीं मालूम पड़ी, तो टाइम मालूम पड़ गया। और डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सर नहीं मालूम पड़ा। डिस्टेंस मालूम पड़ा है क्या? नहीं मालूम पड़ा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस पूछा नहीं गया है, डिस्टेंस वैसे पूछा तो नहीं गया है, पूछा टाइम ही गया है, तो फिर भी देख लेते हैं अगर डिस्टेंस निकालने के चांसेस है क्या, क्योंकि टाइम फिर किसका आ रहा है? इसका टाइम आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ का। तो इस वाले में फॉर्मूला फिर से डालोगे, इस वाले में अगर से फॉर्मूला डाला हमने, वी ए तो कटा ही जा रहा है, 4.5 कटा ही आ रहा है, टी निकल रहा है 1 सेकेंड, यहाँ पे मारेंगे टी एक्स वेलोसिटी, हाँ डिस्टेंस ऑफ वाटर आ जाएगा, नहीं वेलोसिटी डालेंगे, कंपेयर करेंगे वेलोसिटी 4.5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन एयर, वो तो हमें वेलोसिटी पता नहीं ना एयर की, टाइम मालूम पड़ गया, डिस्टेंस तो फिर एयर में आके फंस जाएगा। देखो एयर वाला कैसे करोगे? वेलोसिटी मालूम है एयर की? नहीं मालूम है, टाइम भी नहीं मालूम है,
अगर देखो इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं 4.5 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ एयर इनटू टाइम 1 सेकेंड आ गया है अपॉन 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सेम है, यानी ये वाला हम इक्वेशन मार देंगे इसके सामने, यहाँ से निकल आएगा वेलोसिटी इन एयर इनटू टाइम 4.5 सेकेंड था डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, भाई डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है ना, ये डिस्टेंस की जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आई है वही लिख देंगे। क्या सिंप्लीफाई करके आई है 4.5 डी ए 1 डिवाइड बाई 2, नहीं वी ए डी ए फंस रहा है फिर, नहीं तो खैर डिस्टेंस नहीं पूछा, इसके वेरिएबल कम होंगे इसलिए डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, ठीक है डिस्टेंस पूछा ही नहीं गया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ए बॉय हियर्स एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ हिल आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड बाद देखो यहाँ बॉय था, इसे चिल्लाया, यहाँ पे हिल थी, साउंड वापस आया कितनी देर बाद 1 सेकेंड बाद, कितनी देर बाद आया 1 सेकेंड बाद। अब पहाड़ है हिल है तो मतलब एयर की बात हो रही है, और एयर की स्पीड कितनी दी गई 350, मतलब यार तुम्हें टाइम भी दिया हुआ था 1 सेकेंड, मतलब क्या ही है यार ये क्वेश्चन। वेलोसिटी भी दी गई थी 350 मीटर पर सेकेंड और तुम्हें निकालना है डिस्टेंस निकालना है, मतलब ऐसा लग रहा है यार खेल हो रहा है, खेल हो रहा है भाई ये तो, ऐसा हलवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या। वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी डालो 2 इंटू डी नहीं पता टाइम सर 1 सेकेंड, 1 इधर आके मल्टीप्लाई 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 175 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस, 175 मीटर। ये देखो मतलब क्या ही कहें यार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग, इको की बात हो रही है इसे 2 डी बाई टी डाला है, इको की बात हो रही है इसे 2 डी बाई टी, साउंड ने 2 बार ट्रैवल किया। ये लॉजिक लगा के रखना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे 2 डी नहीं भी लगा है, अभी आएंगे क्वेश्चन देखना, इसीलिए यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया था, यही वजह है ग्राफ बनाने की। अगला क्वेश्चन देखो, ए राडार इज एबल टू डिटेक्ट डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम एन एनिमी एरोप्लेन आफ्टर ए टाइम इंटरवल पर 0.02 मिली सेकेंड। इसमें ना फंसो यार बच्चे, इसमें फंस जाते हैं 0.02 मिली सेकेंड, सर मिली का मतलब, अरे मिली का मतलब भूल गए क्या, डिवाइड बाई 1000, मिली का मतलब क्या होता है ना, वो पूरी टेबल बताई थी के एच डी एम एम मीटर, उधर एम एल है, एम एल से पीछे मीटर, क्योंकि भाई हमारी ऐसे ऐसा ही यूनिट तो सेकेंड चल रही है। मिली सेकेंड, मिली का मतलब होता है डिवाइड बाई 1000, याद रखो, किलो का मतलब होता है इनटू 1000, ये सब चीजें याद रखो, किलो का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दो। अब किलोग्राम में ना कर देना कि किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, तो किलोग्राम अपने आप में एसआई यूनिट है और किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, किलोमीटर को मीटर बदलना पड़े, तो किलोमीटर मीटर बदलोगे डिवाइड बाई 1000, ठीक है ना, मिली को एम में बदलोगे तो डिवाइड बाई 1000 करोगे, तो कुल मिला के यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 कर दो मेरे भाई, कर ही दो, ठीक है ना, तो टाइम तुम्हें इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन इतनी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चलो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, ये एरोप्लेन था, ठीक है ना, हमने रफ डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ से एनिमी ने मारा एरोप्लेन डिटेक्ट कराने के लिए, क्या साउंड वेव मारी, टकराई है वापस आ गई, टकराई के वापस डबल डिस्टेंस कवर किया ना, डबल डिस्टेंस क्या 2 डी बाई टी लग जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 डी बाई टी, डिस्टेंस ही पूछा गया है, चलो डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द राडार, तो वेलोसिटी कितनी दी है 3 इंटू 10⁸, ठीक है, मशीन से दिया गया है, 2 इंटू डी पता नहीं है, टाइम हमें कितना दिया 0.02 इंटू 1000 है ना, क्योंकि मिली को हमने सेकंड में बदल लिया। अब क्या करें सर, ये वाला देखो ये पूरा कंपोनेंट डिवाइड में ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसको रेसिप्रोकल करके इधर ना ले आना भाई, सब गधा बना ना करना प्लीज, ठीक है ना, पूरा कंपोनेंट उठाना, पूरा ब्रैकेट उठाना और इसे ला के रख देना, यहाँ पे पूरा ये ब्रैकेट समथिंग एक्स डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई, यहाँ रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल खेल करना तो यहीं पे कर दो, रेसिप्रोकल खेल करना हो तो यहीं पे कर दो, फिर 0.02 ऊपर रखो 1000 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर भेजोगे तो बात वही होगी 1000 मल्टीप्लाई में आया देखो डिवाइड में आ गया, 0.02 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वैसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 2 वाले को भी इधर भेज दो,
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डी। तो ये जो 0.02 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 2 था, तो ये 1000 नीचे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के ये कैलकुलेशन आ गई है, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो गए, यहाँ बचे 5, 8 के बजे क्या बचे, 10 की पावर 8 थी ना, क्या बचेगा, 5 बचेगा। आधे ज्यादा बच्चों की थी, में सब कंफ्यूज, कैलकुलेशन में दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब देखो 1 2 बढ़ा दिया हमने, तो 2 जीरो वापस बढ़ा दो इधर, चलो यहाँ बढ़ा दो, 2 में बढ़ा दो, किसी में बढ़ा दो, है ना। यहाँ हटाया तो 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 200 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 डेसिमल उधर लेके गए, तो फिर 2 डेसिमल इधर बढ़ा दिया, फिर 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो और कटेंगे, 5 है तो बचेंगे 3 जीरो, तो 2 से 2 हटा दो, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा मीटर, 3000 मीटर, 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर आ गया, समझ गया ना। तो बच्चे सिंप्लीफिकेशन में अक्सर गलतियां करते हैं, सिंप्लीफिकेशन लेक्चर है मेरे पास 4-5, उसको देखो 10-10 बार, 10 बार देखो कि समझ में आ जाए। दे दो एग्जाम, क्यों देना, दे दो सब बाद में, अभी एग्जाम दीजिए पहले पूछना था, ये सब चीजें पहले पूछ लीजिए। एग्जाम के लिए आप कुछ ना कुछ एक बैरियर लगाते हो, अब क्या करें सर, इसको ऐसे कैसे करें, ऐसे करेंगे, ऐसे करें, ये सब पहले प्रिपेयर करो ना। आप घर पे रिवाइज कर रहे हो, आपको फोन करके पूछना चाहिए था, फोटो क्लिक करके भेजना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा मोटे मोटे पेन चल रहे हैं। ए बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर, डिस्टेंस कितना है, 85 मीटर है। और प्रोड्यूस 2 क्लैप पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने क्लैप मारे, 2, ठीक है। He noticed that the sound of his clapping coincide with echo, चलो एक साथ आ रहे हैं साउंड, the echo is heard only once when clapping is stopped, calculate the speed of the sound। ठीक है, क्या समझे कि 85 मीटर प्रोड्यूस 2 क्लैप पर सेकेंड, he noticed that sound of his clapping coincide with the echo। देखो क्या हुआ मालूम है, एक सेकेंड में 2 क्लैप मारा, 1 2, यानी 1 सेकेंड लगा, और जब दूसरी क्लैप मारी तो उतनी देर में इको आ गया, तो दूसरी वाली क्लैप के साथ में कोइंसाइड कर गया, दूसरी वाली क्लैप यानी 1 सेकेंड लग गया आने में साउंड, टाइम कितना लग गया, 1 सेकेंड। फर्स्ट क्लैप मारी, फिर जैसे दूसरी क्लैप, तो 1 सेकेंड हुआ, तो दूसरी क्लैप मारी उतनी देर में इको आ गई, और दूसरी क्लैप मारने में कितना सेकंड लग गया, टोटल 1 सेकेंड, 2 क्लैप मारने में, ठीक है। फॉर्मूला डालो, v इज इक्वल टू 2d बाई टी, वी हमें नहीं मालूम है, 2 इंटू 85 बाई टी, 85 इंटू 2 क्वेश्चन 85 है 170, यानी आधे सेकंड में आ रही है। देखो, he noticed that the sound of clapping coincide with the echo is heard only once। देखो एक्चुअली साउंड 1 सेकंड में नहीं, आधा सेकंड में आ रहा है, कैसे आ रहा है आधा सेकंड, देखो देखो 2 क्लैप मारा, 1 2, टोटल कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, 1 सेकंड, यानी पहली क्लैप आधे सेकंड में मारी, तो दूसरे क्लैप को मारने का आधा सेकंड उसने ले लिया। कह रहे हैं जो इको आई ना, इको जब तक कि हमने एक क्लैप मारी थी, आधा सेकंड हुआ था, मतलब ये 2 क्लैप के आधा सेकंड जो हुआ था गैप, तब तक इको आ गई थी, क्योंकि क्लैप के साथ में इको कोइंसाइड कर गई, दूसरी क्लैप के साथ नहीं, मतलब पहली क्लैप, मतलब पहले 2 क्लैप के बीच में इको कोइंसाइड कर गई, इसका मतलब 0.5 सेकंड लगा, क्लैप इको आने में कितना टाइम लग गया, 0.5 लगा, 170 डिवाइड बाई 0.5 आ जाएगा कितना, 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, समझिए, हाँ 340 मीटर पर सेकंड, 0.5 भाई ये हटाओगे 0 बढ़ेगा, तो डिवाइड बाई 5 1700 करो, 340 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन कैसे था, थोड़ा सा घुमा के था कि भाई हमने 2 क्लैप मारी,
1 सेकंड लगा नहीं, एक क्लैप को आधा सेकंड, और वो आधे सेकंड में मतलब जब क्लैप मार रहे हैं तो तुम्हारा ये वापस आ गई। इको कोइंसाइड भी जा रही है ना, आधा सेकंड लग रहा है तो वो आधे सेकंड में इको आई जा रही है। काइंड ऑफ क्वेश्चन ये था। बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में करके अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं अभी भी, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।